करते हैं संजय कुमार की, जो कि गेल इंडिया के निदेशक बने हैं विपणन। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने संजय कुमार के नाम पर मुहर लगाई है। वर्तमान में गेल इंडिया में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और सेवानिवृत्ति की तारीख 30 जून 2027 तक रहेगी। इसी पद पर अगस्त 2024 से ये पद रिक्त चल रहा था, जिसमें निदेशक विपणन से जुड़े हुए कार्य भी लंबित चल रहे थे क्योंकि पद भी रिक्त चल रहा था। लेकिन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने संजय कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दी है। एक बार फिर से अपडेट आपको इस खबर पर देंगे। संजय कुमार को ये जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि अब उन्हें इस जिम्मेदारी के तहत सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नाम पर, चूंकि उनके नाम पर उन्होंने मुहर लगाई। संजय कुमार गेल इंडिया के निदेशक बने हैं। विपणन और सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने संजय कुमार के नाम पर मुहर लगाते हुए बताया कि क्योंकि अनुभव उन्हें इसी क्षेत्र में कार्य करने का पहले भी रहा। सेवानिवृत्ति की बात अगर करें तो तारीख 30 जून 2027 तक रहेगी, यानी कि आगामी इतने सालों तक वो रहने वाले हैं पद पर। और अगस्त 2022 से निदेशक विपणन का पद रिक्त भी चल रहा है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूर किया। गवर्नर ऑफ द ईयर नवाजे गए आरबीआई प्रमुख। लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से गवर्नर शक्तिकांत दास को नवाजा गया। शक्तिकांत दास ने आरबीआई गवर्नर का पद संभालने के बाद कई बड़े फैसले लिए। कोविड के समय कई बड़े फैसले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे बड़े फैसले उनके इस अवार्ड के खाते में भी आए, क्योंकि जब बात उनकी जमात की फहरिस्त की हुई तो उनके द्वारा किए गए सभी फैसलों का जिक्र भी हुआ। हाल ही में आपको ध्यान होगा 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने का भी बड़ा फैसला गवर्नर शक्तिकांत दास ने लिया। तो वहीं महंगाई से निपटने में आरबीआई गवर्नर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सराहनीय भूमिका उन्होंने इस चीज में निभाई। कोरोना संकट के दौरान भी अपने फैसलों से कई लोगों की वाहवाही उन्होंने लूटी। उस दौरान बैंकों में कुछ महीने के लिए ईएमआई में छूट देने के भी निर्देश दिए, लेकिन कोविड प्रबंधन के साथ ही साथ कई ऐसे फैसलों के लिए भी उन्हें जाना जाता है। हाल ही में 2000 रुपए के नोटों के चलन के बाहर करने की जो एक बड़ी खबर सामने आई थी, उसमें भी उनका रोल रहा है और लिहाजा इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नर ऑफ द ईयर नवाजे गए हैं आरबीआई प्रमुख शक्तिकांत दास। देश में 5 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है। 26 जून से 5 नए रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। मुंबई, गोवा, बेंगलुरु, हुबली, पटना, रांची रूट पर ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। भोपाल, इंदौर और भोपाल, जबलपुर रूट पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, यानी कि अगले कुछ महीनों में ही जब ट्रेन कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और ज्यादा देखने को मिलेगी, जब ये वंदे भारत एक्सप्रेस इन रूट पर, जिसकी जानकारी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, उन पर दौड़ेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें हरी झंडी दिखाएंगे और 5 नई वंदे भारत ट्रेनों के जरिए देश को सौगात। रेलवे कनेक्टिविटी की तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो रूट इसके लिए डिसाइड किए गए हैं, रूटों के जरिए भी जो जनता है उन्हें सहूलियत पहुंचाने की जो कोशिश है सरकार की ओर से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब ये 5 वंदे भारत ट्रेन देश को सौंपेंगे, उस दौरान संबोधित करेंगे और साथ ही इसे हरी झंडी भी दिखाएंगे। तमिलनाडु में ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं। स्टालिन सरकार में भ्रष्टाचार में फंसने वाले पहले मंत्री हैं बालाजी। आयकर विभाग ने 8 दिन में 80 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी ली है। लगातार तलाशी, हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर यह कहकर आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अगर उनकी गिरफ्तारी की जानकारी आपको दे तो आयकर विभाग बीते 8 दिनों से जुटा हुआ है। 80 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी अब तक ले चुका है और इसके 2 हफ्ते के बाद सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने का फैसला हुआ, यानी कि पहले पूरे दस्तावेज जुटाए गए, पूरे सबूत जुटाए गए, उसके 2 हफ्ते के बाद लगभग 15 दिनों के बाद सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने का फैसला हुआ। आपको ज्ञात हो कि पिछले वर्ष मद्रास कोर्ट ने बालाजी के खिलाफ जांच को रोक दिया था, लेकिन मई में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जिसमें ये रोक लगाई गई थी। आयकर विभाग के साथ ईडी को भी जांच जारी रखने की अनुमति इसके बाद मिली है। 2011 से 2014 की पिछली अन्नाद्रुमक सरकार के समय का ये मामला है, जिसमें दिवंगत जयललिता भी उस समय मुख्यमंत्री थी तत्कालीन समय और परिवहन मंत्री सेंथिल बालाजी खुद थे। मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन में नौकरी के लिए रिश्वत पर आरोप। बालाजी सहित कई लोगों पर 4.5 करोड़ के आसपास 4.25 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप है और रिश्वत देने के बावजूद भी कई लोगों को नौकरी जब नहीं मिली तब ये मुद्दा उठना था, लेकिन इसमें अब उनकी गिरफ्तारी हुई है।
एनजीटी के आदेश के बाद राज्य सरकार आई है हरकत में। एक वर्ष में 30,000 से अधिक खदानों को ईसी जारी करनी है। दरअसल स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी सिया का वर्कलोड बढ़ गया है, लेकिन जब सरकार की ओर से इस पर ध्यान आकर्षित किया गया तो इस पर अब बातचीत भी हुई है और कुछ नियम भी बने हैं। पूरी डिटेल आपको देंगे। इसी के लिए सरकार ने निर्धारित कर रखा है अधिकतम 105 दिनों का टेन्योर, यानी कि 105 दिनों का समय इसके लिए ज्यादा से ज्यादा निर्धारित किया हुआ है। ऐसे में एक वर्ष में 30,000 से अधिक ईसी जारी करना बड़ी चुनौती, क्योंकि वर्ष का रहेगा समय 365 दिनों का समय रहेगा, लेकिन इसमें 30,000 से अधिक ईसी जारी करना भी एक बड़ा टास्क रहेगा। राज्य सरकार इसके लिए 2 नई स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी यानी कि SEAC की तैयारी कर रही है और अभी ही पहले से ही 2 SEAC ही वर्किंग में पहले से चलन में है। अब 2 और के गठन का प्रस्ताव है। दरअसल एक का मुख्यालय जोधपुर तो एक का उदयपुर में रहेगा। सिया में अध्यक्ष, सदस्य और सचिव सहित 3 लोग कुल होते हैं। इन्हीं पर जिम्मेदारी इन सभी चीजों की होती है, जबकि सैक में अध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्य होते हैं। दोनों सैक के लिए केंद्र को भेजे जाएंगे 10-10 नामों के पैनल और अंतिम निर्णय केंद्र की ओर से होगा। जिन 10-10 नामों के पैनल इसके लिए भेजे जाएंगे उसमें से कौन से नाम फाइनलाइज होते हैं। इन नामों की अगर बात करें तो इसमें कुछ रिटायर्ड IAFS अधिकारियों के नाम शामिल हैं और ऐसे में केंद्र को भेजे जाने वाले पैनल पर अब जल्द ही अधिसूचना जारी करने के लिए आग्रह भी किया जाएगा, जिससे जो कार्य है आगे का वो भी लंबित ना हो। और उसके बाद भी क्योंकि टेन्योर में ये सभी जारी करना है तो इन नामों पर स्वीकृति बनने के बाद उसके बाद स्वीकृति बन जाए और उसके बाद सरकार आने वाले दिनों में इस टेन्योर को पूरा करता है। प्रदेश के 30,000 खदान हो सकती है बंद। जी एनजीटी के आदेश के बाद खनन पट्टाधारकों में हड़कंप इस बात को लेकर मच गया है कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें भी काफी नुकसान भुगतना पड़ेगा। आपको ज्ञात हो कि प्रदेश में 30,000 से ज्यादा खनन लीज और क्वारी लाइसेंस इस समय एक्टिव है और सभी ने पहले की दिशा निर्देशों के अनुरूप डिस्ट्रिक्ट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से ईसी ले रखी है, लेकिन एनजीटी का ध्यान आकर्षित किया गया है और इस बात एनजीटी ने आदेश के साथ ही खान मालिकों में हड़कंप भी मचा है। एनजीटी का आदेश है कि नई ईसी आपको लेनी होगी। सभी को स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया से अब ईसी लेनी होगी और ये ईसी लेने के बाद ही इसे वैध माना जाएगा। एक वर्ष में सिया से ईसी नहीं ली तो खदान को बंद किया जाएगा। ईसी की संख्या को देखते हुए, चूंकि बहुत सारी संख्या इसकी है, कई खनन जो खदान मालिक है उसको लेकर के पहले ही अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन जोधपुर और उदयपुर पे सैक के गठन की तैयारी है, पहले से ही एक्टिवली कार्य कर रहे हैं और अभी जिस तरह अपडेट भी आपको देखिए, इसके लिए 10-10 नामों का पैनल केंद्र में भेजा जाएगा। केंद्र की ओर से फिर फाइनल नामों पर स्वीकृति बनेगी, जिसमें कुछ IAFS अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। लेकिन केंद्र की तरफ से जब नाम फाइनलाइज किए जाएंगे उसके बाद उदयपुर और जोधपुर में सैक के गठन की तैयारी और सैक के गठन के बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो कुछ आसान हो पाएगी। यूएस ने चीन से छीना डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस। अमेरिकी संसद ने चीन को इकोनॉमिक फ्रंट पर तगड़ा झटका दिया है। मंगलवार को यूएस सीनेट ने एक नए कानून को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार चीन को अब अमेरिका ये दर्जा नहीं देगा। किसी भी सूरत में विकासशील देश का दर्जा अमेरिका चीन को नहीं देगा और अब चीन को नहीं मिल सकेगा आसानी से और कम ब्याज पर लोन, जो कि जो विकासशील देश का तबका उसने खुद पर लगाया था। अमेरिका ने ये कह दिया है साफ तौर पर कि चीन को ये स्टेटस वो नहीं देंगे किसी भी सूरत में। और उसके बाद कम ब्याज दर पर लोन की बात हो, अब चीन को वो भी नहीं मिल पाएगा। अब तक इस स्टेटस की वजह से आसान और सस्ता कर्जा चीन देता आया है, लेकिन उन पैसों का, उस कर्जे की राशि का क्या उपयोग चीन करता है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरे मुल्कों के खिलाफ हथियार बनाने के लिए, दूसरे मुल्कों के खिलाफ नई तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने को लेकर चीन लगातार उसी फंड का उपयोग करता है जो कि विकासशील देश का तबका हासिल करने के बाद उसको मिली है कम ब्याज दर पर लोन, लेकिन गरीब मुल्कों को कठोर शर्तों पर फंसाता है अपनी जान में, यानी कि खुद विकासशील देश होने की आड़ में सिर्फ इसी पर्दे में कम ब्याज दर पर लोन लेता है। लेकिन जो गरीब मुल्क है जिन्हें वाकई में इस चीज की जरूरत है, उन्हें कठोर शर्तों पर फंसाता है अपनी जान में। लेकिन अमेरिका ने इस समय अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है, ये स्टेटस उन्होंने स्पष्ट किया है और चीन से ये कह दिया है कि अब किसी भी स्थिति में विकासशील देश अमेरिका की ओर से चीन को नहीं कहा जाएगा और न ही इस दर्जे के अंतर्गत आने वाले सभी लाभ चीन को अमेरिका देगा। एक सवाल है कि क्या नितिन गडकरी की मंशा पर पानी फेर रहे हैं टोल प्लाजा। एक तरफ चूंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी टोल फ्री सड़कों के प्रयास के लिए लगातार कार्यरत हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से ये कार्य हो पाए। दूसरी ओर
एनएचएआई प्रबंधन प्रदेश में टोल व्यवस्था की वजह से चरमराती हुई नजर आई। राजा धोक और सिकंदरा टोल की ही बात कर लेते हैं, जहां प्लाजा पर हमेशा लंबा जाम लगा होता है। अब अगर वहां पर वाहनों की आप कतारें देखेंगे तो फिर एक बारगी के लिए दूसरी और मुड़ने की फिर से इच्छा हो जाएगी। आपको लगेगा कि यू टर्न लेकर चले जाइए, लेकिन ऐसे में निर्बाध ट्रैफिक, दूर की कौड़ी, ईंधन की खपत बढ़ गई है। कई देरी तक वहां पर अगर वाहनों को लगाए रहेंगे और उसके बाद में टोल तो कटेगा ही, लेकिन जो ईंधन है वो तो खपता रहेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक आने लगा है आगरा रूट पर। ये ट्रैफिक वहां से अब रुक कर रहा है। आगरा रूट का जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक है, इस वजह से हरियाणा, दिल्ली और कोटा, सवाई माधोपुर का ट्रैफिक भी डाइवर्ट हो रहा है। राजा धोक टोल प्लाजा से राजस्व तो बढ़ा है, रेवेन्यू तो जनरेट किया जा रहा है, लेकिन इस वजह से अर्थव्यवस्थाएं भी जो अर्थव्यवस्था है उसको रेवेन्यू के जरिए ज्यादा जनरेट किया जा सकता है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो बेहद खराब नजर आ रही है। कई घंटों का जाम सिर्फ टोल पर और उसके बाद आगे जाने के बाद टोल कटना, ईंधन की खपत, अव्यवस्थाएं उससे हो रही है, लेकिन जल्द ही अब इसको लेकर के एक एक्शन प्लान तैयार होने की जरूरत समझ में आ रही है। जयपुर बांदीकुई लिंक एक्सप्रेस वे से ये जरूरी प्लान तैयार होगा, जिसमें एक्सप्रेस वे पर लालसोट से आगे ट्रैफिक शुरू करना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आगरा रोड पर नियमित इसी तरह के जाम के हालात लगेंगे, क्योंकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि लालसोट के जरिए वहां पर कुछ इस तरह से ट्रैफिक को खुलवाया जाए कि सीधा फिर वहां रूट को पकड़ने का रुख ना करना पड़े। लेकिन सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी अचानक 30 से 40% लोड बढ़ना बेहद खतरनाक है, क्योंकि जो कैपेसिटी है उससे 30 से 40% इसका लोड बढ़ा है। लेकिन सवाल यही कि क्या पूरे मामले में प्रदेश के एनएचएआई विंग की नींद टूटी? गोवा और मुंबई के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। रात 9:40 पर हवाई मार्ग से गोवा पहुंचेंगे स्पीकर बिरला। स्पीकर बिरला का गुरुवार में गोवा विधानसभा में कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो गोवा पहुंचने वाले हैं। गोवा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे स्पीकर बिरला। विकसित भारत 2047 ये विषय, निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका, इस पर मंथन होगा और संबोधन इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का गोवा विधानसभा में होगा। इसके बाद शाम में कानाकोना स्थित बलराम आवासीय विद्यालय भी स्पीकर बिरला जाएंगे। इसके साथ बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बनवाए गए मकानों की चाबियां भी लाभार्थियों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सौंपेंगे। गुरुवार की देर रात गोवा से मुंबई के लिए फिर वो निकल जाएंगे, क्योंकि गोवा और मुंबई दोनों दिनों का प्रवास है। गोवा के लिए जब निकलेंगे, इन सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद फिर गुरुवार यानी कल देर रात मुंबई के लिए स्पीकर बिरला वहां से प्रस्थान करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। लोक कला विकास बोर्ड का गठन होगा। इस वजह से लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों, उनसे जुड़े हुए वर्गों का उत्थान होगा। इसको लेकर के संवेदनशील निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया। इस बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 7 गैर सरकारी सदस्य भी होंगे। देखिए, इस पूरे पैनल में अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, लेकिन 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड के सचिव और कार्यकारी स्टाफ को अलग से नियुक्त किया जाएगा। इसके गठन के बाद भी इस चीज को लेकर भी मंजूरी मिल चुकी है कि इसमें किस तरह से कार्य होगा, सदस्य कितने होंगे। लेकिन बोर्ड के गठन की कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी अब की जाएगी। बोर्ड के गठन का उद्देश्य साफ तौर पर जिस तरह से नाम से ही समझ में आता है, लोक कलाकार और कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलाना। जिस तरह से अस्तित्व खोती जा रही कुछ लोक संस्कृति, कुछ लोक परंपराएं, कुछ इस तरह की फोक डिवीजन है जो कि अपनी संस्कृति को खोती जा रही है, उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना और कम से कम अगर रोजगार से भी जोड़कर उनकी आजीविका भी सुनिश्चित कर दी जाए तो परिवार पल सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बेहद संवेदनशील निर्णय लिया। लोक कला संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसमें एक पॉइंट है। कलाकारों को मंच उपलब्ध होगा, कलाकारों की कला जीवित रहेगी, कलाओं का प्रचार होता रहेगा। संस्थाओं का पर्यवेक्षण, सांस्कृतिक आदान प्रदान की वजह से दूसरे राज्यों की कला यहाँ तक पहुंचेगी और राजस्थान की कला दूसरे राज्यों तक जाएगी। ये भी इस बोर्ड के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा। लोक कलाओं के बीच में संबंध किस तरह का होगा, इसमें प्रकाशन कैसे किया जाएगा, फीडबैक कैसे लिया जाएगा, समीक्षाएं बारी बारी करनी है। लोक कला मेलों, प्रदर्शनी, व्याख्यान माला, गोष्ठियों और समारोह का आयोजन करना है, जिससे किसी न किसी रूप में लोगों तक, जो युवा पीढ़ी है उन तक ये चीज़ पहुंचे कि हमारे राज्य में, हमारी संस्कृति में हमारे लोक कलाकार इस तरह से थे, ये उनका पेशा था, ये वो कार्य किया करते थे और ये उनकी एक्सपर्टीज है। लोक कलाकारों का संरक्षण और समर्थन करना बोर्ड के गठन का उद्देश्य। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कई मंथन के बाद में बहुत जब इस चीज़ पर सोचा और उसके बाद में जब संवेदनशील निर्णय आया तो लोक कलाकारों में, उनके परिवारों में इस बात को लेकर खुशी की रही।
तूफान बिपरजॉय को लेकर गुजरात में अलर्ट। आज ऑरेंज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी। तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए इंतजाम दुरुस्त कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ की 17, एसडीआरएफ की बात करें तो 12 टीमें तैनात। 27,000 से ज्यादा लोग अस्थायी ठिकानों पर भेजे गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए। 15 जून की शाम तक गुजरात के तट से टकराएगा बिपरजॉय। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना इसके बाद है और इस स्थिति को देखते हुए गुजरात की 69 ट्रेनें रद्द की गई है। 32 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया है। इन क्षेत्रों में कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर में भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग जता रहा है। स्कूलों की छुट्टी के लिए कह दिया है। राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में भी भारी बारिश की संभावना, लेकिन रेलवे पश्चिम की 26 ट्रेनें दूसरे स्टेशनों से होकर चलेगी। इस दौरान कई तटीय इलाकों में स्कूलों में छुट्टी भी की गई है। बिपरजॉय के असर को देखते हुए गुजरात में किया अलर्ट। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।